निजीकरण हो चुका है, लगभग सब सटपट है मामला, कुछ बचा नहीं है। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बच गया है वो 2024 के बाद खत्म होगा। मतलब चंद्रमा पे रोवर खराब है, उसको धरती पर से ठीक कर रहे हैं। ईवीएम यहाँ बगल में वोटिंग हो रही है, उसको हैक नहीं कर सकते। मतलब हम लोगों को समझ रखा है गधा, हम लोगों के नाक से दूध गिर रहा है। रोवर ठीक हो जाएगा धरती से, बस ईवीएम ही हैक नहीं हो सकता। वही एक दुनिया में एक मशीन बनी है जिसको हैक नहीं हो सकता। ऐसा कोई ईवीएम नहीं है जिसको हैक नहीं किया। ओबीसी का सुप्रीम कोर्ट में जज है 0, ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है। लेकिन ओबीसी का दिक्कत क्या है कि माथे में जय श्री राम का पटका लगाना है, मोटरसाइकिल में पीछे बैठ के हिंदू धर्म को बचाना। लड़ने के अलावा हम लोगों के पास धक्का मुक्की करने के अलावा कोई रास्ता, कोई चारा नहीं। आरएसएस से बड़ा दुश्मन आज आपका ये मीडिया, आरएसएस से बड़ा दुश्मन है मीडिया। इतनी घटिया मीडिया पूरी दुनिया में नहीं। जब उस पर राहुल गांधी बात कर, इससे एक बात तो पता चला कि किसी भी क्वेश्चन को जब तक हम राजनीतिक सवाल ना बना दें तब तक उस पर चर्चा भी नहीं होगी। एक दूसरा, कास्ट सेंसस की बात तो रुक जाइए, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, ये इस बात पे सब सहमत है और हम लोग इस बात पे लड़ भी रहे हैं, इस बात पे संघर्ष कर रहे हैं। तमाम अम्बेडकरवादी संगठन, कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद करने वाले लोग कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी को कैसे तय होगा कास्ट सेंसस से। जाति जनगणना होगी तब तो पता चलेगा कि किस जाति का कितना लोग है, उसको उतना हिस्सेदारी मिलेगी। वो सवाल भी सामाजिक सवाल तक था। जब राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया तो राजनीतिक सवाल बन गया, उस पर चर्चा होने लगी। आप समझिए मैं क्या कर रहा हूं। हम लोग बात करते रहे भागीदारी की, सब जगह हमको पार्टिसिपेशन, यही तो बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, सब जगह हिस्सेदारी हो, सब जगह भागीदारी हो। मीडिया में भी दो, जुडिशियरी में भी दो, प्राइवेट सेक्टर में भी दो, हम लोग करते रहे। लेकिन मजाक तब आया जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कितने पत्रकार एससी ओबीसी, सब चुप। वहां से राजनीतिक सवाल बनता। एक चीज तय कर लीजिए कि हम लोगों की जिंदगी को तय करने वाला जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वह है राजनीति। राजनीति तय करती, वही वह एलिमेंट है और उसको ठीक से पकड़ने का समय है। एक एक आदमी योद्धा बन जाए। अभी जितने साथी कह रहे थे सबने खतरा दिखाया। आप जान जाइए कुछ भी दूर नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोगों के यहाँ रस्सी लटक चुकी है, अब झूलना बच गया है। और 2024 जो अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि संविधान बदल दे, कोई नई बात हो रही है। बीजेपी आरएसएस तो यही करता रहा है, इन्होंने तो संविधान भी चलाया, तो ये तो करता रहा है। उनको इसी बात से ना दिक्कत है, संविधान से। और संविधान से क्या दिक्कत है? संविधान से दिक्कत यह है कि मेरे दादा भैंस चराते थे और आज हम कोट पैंट पहनते हैं। संविधान से दिक्कत यह है आप उनके सामने चप्पल हाथ में लेकर चलते थे और आज जो है आप जूता पहन के चलते हैं पूमा का 8,000। इस बात से दिक्कत है संविधान से, और यह संविधान ने किया। इसी बात से उनको दिक्कत है। उनको दिक्कत है ना, आपको ठीक से खाना भी नहीं मिलता था, आप चूहा मार के खाते थे, चूहा पकड़ के खाते थे। और जब संविधान आ गया तब आप चिकन चावल खा रहे हैं, 5 स्टार में भी खा रहे हैं। पैदल नहीं चल पाते थे, कार से चल रहे, मोटरसाइकिल बुलेट से चल रहे। इस बात से दिक्कत है। इस दिक्कत को समझिए, और कोई दिक्कत नहीं उनको। इसी बात से दिक्कत है कि उनके सामने आप खाट पे बैठ नहीं सकते थे और आज अधिकारी बनकर कुर्सी पे पैर चढ़ाते। यह बात बर्दाश्त नहीं होने वाली। आपको क्या लगता है, जिसको पसंद नहीं है कि आप उसके सामने चप्पल पहन के भी चले, वो आपको जो है आपका हक अधिकार ऐसे ही दे देगा आराम से कि लो। ऐसा होने वाला है? ऐसा नहीं होने वाला। धक्का मुक्की करना पड़ेगा, रगड़ा रगड़ी करना पड़ेगा, धक्का मुक्की करना पड़ेगा। हम लोगों ने तो पानी पीने का हक भी जो है ना बाबा साहब लड़कर दिलाए, तो पानी तक पीने का हक हम लोगों को नहीं था। इतनी आसानी से आप डीएम बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे।
पढ़ने का जो हाथ में कलम आई है हम लोगों के, ये माता सावित्रीबाई फुले ने अपने साड़ी पर गोबर बर्दाश्त किया है, गाय का पैखाना बर्दाश्त किया है, तब हमारे हाथ में कलम आई। और इतना आसानी से इस कलम को ताकतवर बना देंगे कि आपके सिग्नेचर से दुनिया बदल जाए। इतना आसान होना है क्या? इतना आसान कुछ नहीं है, एक बात समझ लीजिए। और जो कुछ भी मिल गया ना भारतीय संविधान की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से जो कुछ भी मिल गया लगभग जा चुका है। क्या मिला हम लोगों को संविधान से? अपॉर्चुनिटी मिला, अवसर मिला ना, और क्या मिला? अवसर मिला, सरकारी नौकरी से अवसर मिला, और ये सरकारी नौकरी खा रहे हैं निजीकरण करके। निजीकरण हो चुका है लगभग, सब सटपट है मामला, कुछ बचा नहीं है। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बच गया है वो 2024 के बाद खत्म हो जाना। जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया उसी की तैयारी। अब ये जो मनुवाद हम लोग सुनते आए हैं ना, दूर नहीं, अब देखिए, मतलब देखिए नजारा कि पहले शोषण होता रहा है, सब मामला नहीं। आज भी उतना ही मनुवाद है जितना कल था। पहले क्या किया इन्होंने? एकलव्य का अंगूठा काटा, शंभू की गर्दन काटी, और आज रोहित वेमुला को सुसाइड करवा दिया। कहां बदला है सर? कहां बदली है हमारे लिए दुनिया? कल उनके सामने हम चप्पल उठा के हाथ में चलते थे। कमर, पुणे की ही घटना में कमर में झाड़ू, गले में हरिया लगाकर चलते थे। और आज की तारीख में जो है राजस्थान में एक 6 साल के दलित बच्चे ने मटका छू दिया, पीट पीट के सबर मास्टर मार दिया। आज भी हम लोग मीडिया में खबरें सुनते हैं कि जो है घोड़ी पे चढ़ के कोई दलित जो है शादी करने नहीं जा सकता। इसमें क्या सतयुग कलयुग त्रेता का बात कर रहे हैं हम लोग। आज की बात कर रहे हैं 2023-24 की ये बात है। 2023-24 में भी कोई दलित ओबीसी शादी कर ले सवर्ण से तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। गारंटी है 2024 में भी इस बात। स्थिति कहां बदली है? स्थिति जस्ट की तस है। हम लोग थोड़ा सा जड़ हो गए। हम लोग जड़ इसलिए हो गए हैं, हम लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप पे जय भीम लिख के भेज दिए, हो गया काम पूरा। व्हाट्सएप पे जय भीम लिख के भी हम लोग आजकल बहुत क्रांति कर रहे हैं, हो गया काम पूरा। अगर सही मायने में आप मानते हैं कि आपके बाप का नाम डॉक्टर अंबेडकर है, मां का नाम सावित्रीबाई फुले है, कमर कस लीजिए, अपने बच्चों के बारे में सोच लीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करने वाली है। पूछा जाएगा जब ये सब हो रहा था तो आप चुप क्यों थे? बाबा साहब के पास तो कुछ नहीं था, तब उन्होंने इतना कुछ दे दिया। बचा तो ले कुछ न कुछ, इतनी तो जिम्मेदारी तय कर ले। बाकी मनु का राज तो आ चुका है, अंधकार तो शुरू है। ईवीएम को लेकर ही कैसी कैसी बात करते। अभी चंद्रमा पर जो रोवर गया था, मून रोवर, खराब हो गया, तो यहां इसरो के साइंटिस्ट ने कहा उसको ठीक कर। मतलब चंद्रमा पे रोवर खराब है, उसको धरती पर से ठीक कर रहे हैं। ईवीएम यहां बगल में वोटिंग हो रही है, उसको हैक नहीं कर सकते। मतलब हम लोगों को समझ रखा है गधा, हम लोगों के नाक से दूध गिर रहा है। रोवर ठीक हो जाएगा धरती से, बस ईवीएम ही हैक नहीं हो सकता। वही एक दुनिया में एक मशीन बनी है जिसको हैक नहीं हो सकता। अमेरिका में एक जगह है लॉस वेगास, वहां हर साल ईवीएम पर होता है इस पे ईवीएम पे होता है सम्मेलन। ऐसा कोई ईवीएम नहीं है जिसको हैक नहीं किया। कुछ देशों का नाम है मेरे पास, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, कजाकिस्तान, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन। ये ऐसे देश हैं जहां ईवीएम शुरू हुआ बंद हो गया। मतलब या तो हम लोग अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस से आगे चल रहे हैं, जापान से भी आगे है टेक्नोलॉजी में जापान से आगे कोई है क्या? मतलब जापान जो टेक्नोलॉजी वाला देश है वो बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, और हम लोग जो है जो अभी भी जनेऊ और एंटीना में लटके हुए हैं, हम लोग आधुनिक हो गए हैं, एकदम साइंटिफिक टेम्परामेंट है, अभी भी पत्थर में दूध उझल रहे हैं। और हम लोग कहते हैं कि अरे हम लोग बहुत साइंटिफिक एंड डेवलप कंट्री की विश्व गुरु बने हुए हैं।
अच्छा, काहे का, मुझे तो ये लगता है काहे का विश्व गुरु। आज तक इस देश में सुई समझता है, निडल, सुई और बटन भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, ये भी नहीं बना, और विश्व गुरु बने हुए भोपाल में FIR कर देता। आप समझ रहे हैं वो कितना अवेयर है छोटी छोटी बात पे। और संविधान खत्म हो रहा है तब भी हमारे काम पर जू नहीं दे रही। संविधान लगभग खत्म हो रहा है तब भी हमारे काम पे जू नहीं दे रही। हम लोग बस बोले जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे जय भीम किए जा रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आज आरक्षण के पक्ष में बात कर रहा है राहुल गांधी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। निजीकरण पे बात कौन कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पे बात कौन कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। कास्ट सेंसस पे बात कर रहे हैं राहुल गांधी, भागीदारी पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी, ईवीएम पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, एक लेवल पर कांग्रेस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ब्राह्मणिकल है, नो डाउट, लेकिन आज की तारीख में हमें उधर शिफ्ट होना पड़ेगा। सुन लीजिए, और ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। हम ये नहीं कह रहे उनको वोट दीजिए, आप विवेक पर निर्भर करता आपके कि आप क्या करेंगे इस परिस्थिति में। बहस करते रहेंगे, कांग्रेस और भाजपा के एक ही जो है तराजू में तौल के आज की तारीख में चलते रहेंगे। आरक्षण के खिलाफ बात करने वाला और आरक्षण के पक्ष में बात करने वाला, अगर आप एक ही तराजू में तौल रहे हैं तो इसका मतलब आप मॉरली डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। आज की तारीख आपके पास विकल्प नहीं कि रातों रात आपको पार्टी बना दे। और मैं कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं, तब भी मैं ये बात कर रहा हूं आपसे। आज के समय में मुझे लगता है इस गठबंधन के साथ चलना चाहिए। इसी गठबंधन ने जाति जनगणना कराया, इसी गठबंधन ने बिहार में इतनी नौकरी दी। तो आज जाति का नेता से काम नहीं चलने वाला, जाति तो राष्ट्रपति भी बना दिया, एक सेल्फ अटेस्टेड प्रधानमंत्री भी है। सेल्फ अटेस्टेड समझता है ना, खुद से अटेस्टेड करने का ओबीसी। तो उसके लिए तो है जाति का नेता नहीं चाहिए अपने को, जाति की बात करने वाला नेता चाहिए, जाति की भलाई की बात करने वाला नेता चाहिए। वरना हम लोगों ने बनाया भी तो बहुजन समाज पार्टी भी तो हम लोग बनाए, अब चला रहे हैं उसको मिश्रा जी। हमारा एजेंडा गायब है, हमारी लड़ाई गायब है, जबकि वो पार्टी जब मान्यवर साहब ने बनाई, आज तक हम लोग उससे इमोशनल जुड़ा हुआ फील करते हैं ना। लेकिन हमारे साथ तो दगाबाजी हो रही है। इस खेल को समझिए, इतने कम समय में हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि बहुत अभी ओबीसी को जोड़ने की इतनी चर्चा हुई। पिछली 2 मीटिंग जो मैंने लिया है उसमें 90% लोग ओबीसी के, 90%। अभी 2 मीटिंग मैंने लिया, 90% लोग ओबीसी के थे, सब सहमत हैं हमारी बात से। उनसे उनकी बात करनी पड़ेगी। क्या बात करनी पड़ेगी? मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को लागू करो। छोटी सी बात है, जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना का प्रकाशन करो, और जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी। देश का सेंट्रल विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू। क्या आप लोग जानते हैं जेएनयू में कितना ओबीसी प्रोफेसर है? किसी को पता है? जेएनयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में 0 ओबीसी प्रोफेसर। सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं ओबीसी के? ओबीसी के साथी कौन? ओबीसी का सुप्रीम कोर्ट में जज है 0, ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है। लेकिन ओबीसी का दिक्कत क्या है कि माथे में जय श्री राम का पटका लगाना है, मोटरसाइकिल में पीछे बैठ के हिंदू धर्म को बचाना। इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज हिंदू, ईडी का चीफ हिंदू, सीबीआई का चीफ हिंदू, सब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब हिंदू। लेकिन हिंदू धर्म खतरे में है और हिंदू धर्म को बचाने का ठेका ओबीसी ले रहा है। हाल के दिनों में कुछ परिवर्तन आया, बिना शंका के मैं कह रहा हूं, मैं देश भर में घूम रहा हूं, उसका बात। हाल के दिनों में परिवर्तन आया है, मुद्दे की बात करने लगे, भागीदारी की बात करने लगे। ओबीसी और एससी में अंतर एक बेसिक समझिए क्या है। जो ओबीसी के जो महापुरुष है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, या जो कोई भी, जितनी पूरी परंपरा, वो ओबीसी के महापुरुष बाद में बने। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ओबीसी के महापुरुष को भी अडॉप्ट कर दिया, और ओबीसी का महापुरुष यादव है तो कृष्ण होगा, जय श्री कृष्ण।
ये दिक्कत है ओबीसी के साथ, लेकिन ये दिक्कत दूर हो रही है। हमारे साथी लक्ष्मण है, बहुत काम कर रहे हैं, और भी नवीन बहुत सारे साथी हैं, हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं इस पे, और उसका असर भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि बेअसर है, असर हो रहा है, लोगों पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है। ओबीसी के लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके बीच जाना होगा, उनके मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। आपको अपनी मीटिंग्स में जाति जनगणना का सवाल उठाना पड़ेगा, मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने का सवाल उठाना पड़ेगा, प्रमोशन में ओबीसी आरक्षण की बात करनी पड़ेगी, जोड़ना पड़ेगा ना। अब मैं याद दिलाता हूं, जब चल रहा था इस देश में मंडल वर्सेस कमंडल, उस समय ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई शेड्यूल कास्ट लड़ रहा था, और ओबीसी आरएसएस के पक्ष में हिंदू बंद के शेड्यूल कास्ट से लड़ रहा, और शेड्यूल कास्ट लड़ रहा उसी के लिए। और जो ट्राइब्स का मसला है वो तो और डिफरेंट है, ट्राइब्स की लड़ाई ही डिफरेंट है। मेरे दोस्त हैं जेएनयू में प्रोफेसर डॉक्टर गंगा साहेब मीना, कहते हैं ट्राइब का मुद्दा है जल जंगल जमीन। हमने कहा बाबा साहब को इसलिए बहुत हद तक ट्राइब से भी एक्सेप्ट नहीं करते, अब उसमें भी होशियारी देखिए। कहता आरक्षण लेकर, जो प्रोफेसर है मेरा दोस्त गंगा साहेब मीना, कहता आरक्षण लेकर हमारा समाज क्या करेगा, तो जल जंगल जमीन की हमारी लड़ाई है, कैपिटलिस्ट से लड़ाई। हम बोले अच्छा, आप जो है आरक्षण का लाभ लेकर प्रोफेसर बन गए, आप प्रोफेसर बन गए, अब समाज क्या करेगा आरक्षण, मतलब जंगल में रहे और आप प्रोफेसर बन गए, वो भी आ जाएगा प्रोफेसर बन के, तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। इसीलिए तो ऐसे लोग भी हैं, उनकी लड़ाई डिफरेंट है, उनकी लड़ाई को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। बाबा साहब को भी मुश्किल आई, बाबा साहब को जो पढ़ते हैं उनको पता है, बाबा साहब को भी मुश्किल आई, मुस्लिम समाज को भी जोड़ना बड़ा मुश्किल है। अगर कहीं कव्वाली का प्रोग्राम हो, गजल का प्रोग्राम हो, तो खूब बढ़िया शेरवानी पहन के इतर उत्तर बार के मुस्लिम समाज का आदमी एकदम 8 बजे का मीटिंग है, 4 बजे ही जाकर बैठा हुआ है, और उसको कहिए कि तुम्हारे हक अधिकार की बात होगी, तो मुस्लिम समाज का आदमी कह रहा है अब तो नमाज का समय है। ये मेरा अपना अनुभव है, हम उनके बीच भी काम कर रहे हैं, उनके लोगों को भी जोड़ रहे हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन इस बड़ी एकता को जब बनाने हम चले, तो बड़ी एकता बनाने में ये मुश्किलें आएंगी, इसके लिए तैयार रहिए। मुझे पता है यहाँ जितने लोग बैठे हुए सभी नेता हैं, मुझसे बेहतर वक्ता भी होंगे, मुझसे बेहतर समझने वाले भी होंगे, तो सब इस मुश्किल को समझते होंगे। ये मुश्किलें हैं, ये मुश्किलें आएंगी, उनको समझाना पड़ेगा ठीक से। खास तौर पे ओबीसी समाज के लोगों को ठीक से समझाइए कि तुम्हारा बेटा जो है माथा में जय श्री राम का पट्टा लगा के हिंदू धर्म बचा रहा है, मस्जिद पे लाउड स्पीकर बांध रहा है, उधर अमित शाह का बेटा जो है बीसीसीआई का हेड बना हुआ, तुम्हारा बेटा हाथ में तलवार लहरा रहा है रामनवमी पे, उधर जो है शिवराज सिंह चौहान का बेटा लंदन में एलएलएम कर रहा है, निशिकांत दुबे हिंदू हृदय सम्राट बना फिरता है, उसका बेटा एमबीए कर रहा है अमेरिका से। ये बात समझाना पड़ेगा। राजनाथ सिंह का बेटा देखें, कभी अमित शाह का बेटा जय श्री राम लेके हिंदू धर्म बचाने चला है, कभी कोई देखा ऐसा दृश्य ना। यही बात ओबीसी समाज को ही नहीं, यह बात शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को भी समझाने की जरूरत है। अपने लोगों के बीच इतने प्यार से, इतने धीरे से हम लोगों को जाना पड़ेगा। अभी हाल में 3 जज हो गए शेड्यूल कास्ट के, सुप्रीम कोर्ट 3 जज हो गए, लेकिन ओबीसी का नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोलेजियम का जाल बैठा हुआ है। कोलेजियम सब लोग समझते हैं ना, मेरे पास बहुत आसान फार्मूला है कोलेजियम समझाने का। जैसे झाजी ब्राह्मण होता है ना, झाजी जज है, ठीक है, तो झाजी का बेटा जज होगा, फिर झाजी का बेटा जो बहनोई है वो जज होगा, फिर उसके बहनोई का जो चचेरा साला है वो जज होगा, फिर उसका भाई जज होगा, फिर उसका दामाद का चचेरा भाई का मामा जज होगा, फिर उसका ससुर जज होगा, फिर उसके ससुर का चचेरा भाई का जो दामाद होगा उसका भंजा जज होगा। यह जो प्रक्रिया है पूरी, इसको प्यार से हम लोग शास्त्रों में कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम जो है ब्राह्मणों के बीच झाजी, मिश्रा जी, पांडे जी, दामाद, ससुर, भैसुर, इसी में चलता रहता है। और इलेक्शन के समय एक और मुद्दे पर बात करना पड़ेगा, हिंदुत्व का मुद्दा। हम बार बार कहते हैं हिंदुत्व हिंदुत्व, जब कहे कि हम लोग को हिंदू हिंदू कहे
कि तुम हिंदू हो, तो शेड्यूल कास्ट हिंदू बता रहे थे, ओबीसी हिंदू, शेड्यूल कास्ट हिंदू, ओबीसी हिंदू। तो उससे पूछिए कि अच्छा ये बताओ, हिंदुओं की सबसे बड़ी संस्था तो आरएसएस है, तो हम भी हिंदू हैं भाई, तो आज तक एक भी ओबीसी आरएसएस का हेड काहे नहीं बनता? एक भी दलित आरएसएस का हेड क्यों नहीं बनता? हम भी हिंदू हैं तो क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता है? जब राम मंदिर की लड़ाई हुई थी, राम मंदिर बनाने की, सबसे अधिक ओबीसी जेल गया, सबसे अधिक ओबीसी पर एफआईआर हुए। जब हम लोगों का बिगड़ना, हम लोगों का सब कुछ खो जाना है, हम लोगों का वो खो जाना है जो बाबा साहब गाली सुन के, बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके, बाबा साहब अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हम लोगों को देकर गए, वो हम लोगों का खो जाएगा। हम लोगों के लिए 2024 का यह लोकसभा चुनाव हार जीत का मसला नहीं। आप न प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, न हम गृह मंत्री बनने वाले हैं। हम लोगों के लिए आत्मसम्मान बचाने की लड़ाई, हम लोगों के लिए अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई। 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। और मैंने जो लाइन दी है, लाइन एकदम स्पष्ट है। एक तरफ आरक्षण के खिलाफ बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ आरक्षण पर बात करने वाले राहुल जी। क्लियर कट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और मैं अभी वकील साहब चले गए क्या? वकील साहब बोल रहे थे कांग्रेस इज इक्वल टू बीजेपी, बिल्कुल सहमत है इस बात में। लेकिन आज की तारीख में आप बिना स्ट्रेटजी पे चले कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ ओबीसी नहीं जुड़ रहा है, आपके साथ ट्राइब्स नहीं जुड़ने जा रहा है। तो आप इस देश की आबादी में कितने हैं? 22%। क्या उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ लेंगे किसका? प्रैक्टिकल होकर सोचिए। आज के समय में आरएसएस को रोकने से बड़ा चैलेंज कुछ नहीं है, और आरएसएस को रोकना है, ये इंडी गठबंधन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हर आदमी को तन मन धन लगाना पड़ेगा, जी जान जोखिम में डाल के करना पड़ेगा। और हम तो यही है ना, हम यही हैं। 2 बार आए, तीसरी बार भी आएंगे, चौथी बार भी आएंगे, तब आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। ये हो गया जिसकी आशंका आपको जो है, हम जो है बुद्ध विहार में देकर आए थे, वो हो गया। सबको लड़ना पड़ेगा, सबको भिड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता, लड़ने के अलावा हम लोगों के पास धक्का मुक्की करने के अलावा कोई रास्ता, कोई चारा नहीं। हमारी साथी अभी बोल रही थी सोशल मीडिया का यूज खूब करिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है, नहीं समझ में आ रहा है, फेक आईडी बनाइए, फेक आईडी बनाइए, नौकरी बचाइए, खूब शेयर कीजिए। बच्चे के नाम पे बना लीजिए, घर में जो सहयोगी है उसके नाम पे बना लीजिए, किसी और मेरे नाम पे बना लीजिए, खूब लिखिए। हमको क्या है, 26 एफआईआर, कोई डर नहीं, 2600 भी हो जाए। अरे बाबा साहब यार, 2 बच्चों की कुर्बानी दी है, एफआईआर सबसे डर गए तब तो हो गया। बाबा साहब घर बैठ गए तो हो जाता। सावित्रीबाई फुले पहले दिन जब गोबर फेंका गया, आके घर में भी तो बैठ सकती थी, नहीं बैठी ना। तो जब मेरी माँ सावित्रीबाई फुले घर नहीं बैठी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर घर में नहीं बैठे, तो बाबा साहब का एक बच्चा कैसे घर में बैठे? सबसे डरना नहीं है, लड़ना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। आज भी आप सोच लीजिए, आज की तारीख में राजस्थान हाई कोर्ट में मनु महाराज की मूर्ति लगी, पता है आप सबको? पता है मनु महाराज लगी है आज की तारीख में, और उसको हटाने वाला कोई नहीं। अब बैठिए, अब जज जा रहे हैं कोर्ट, सामने दिखे मनु महाराज, ये प्रणाम, उसके बाद गए कोर्ट, बैठे, क्या फैसला देता होगा? तब बोल देता है कि मोरनी जब रोती है उसके आंसू से बच्चा पैदा होता है। मनु महाराज को प्रणाम करके जाने वाला जज और क्या कर सकता है? यही कर सकता है, यही कहता कि मोरनी के जो है आंसू से बच्चा पैदा होता है। तो साइंस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए हर एस्पेक्ट पे जो है सोचिए, विचारिए। सोशल मीडिया पे तो खूब बढ़ा दीजिए, खूब फैला दीजिए। अपने लोगों का पोस्ट लाइक कर देने से आपका इज्जत कब्जे हो जाएगा, शेयर कर देने से आपका 2 रुपया नहीं खर्च हो जाएगा। अपने लोगों का, समान विचारधारा के लोगों को शेयर करिए, खूब शेयर करिए। खाली व्हाट्सएप ग्रुप में जय भीम लिखने से काम नहीं चलने वाला। और जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं है, वीडियो बना के डालिए,
लाइव करिए। अब इतने वकीलों की टीम है, इतने वकील हैं, इतना तो करेंगे। एक यूनिट तो यहाँ वकीलों का भी होना चाहिए कि जो लोग कोई मामले में फंस जाते लोग सहयोग करें। बाकी हम तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। अभी दिल्ली में ईवीएम का मामला है गर्म, पूरा ईवीएम का मामला गर्म है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन हम लोगों को पता है कि अभी ये चुनाव तो ईवीएम से ही, टू बी प्रैक्टिकल, इमोशनल भावुक होने से काम नहीं चलने वाला है। ये चुनाव ईवीएम से ही होने वाला है। अपने लोगों के बीच काम करना पड़ेगा। एक बात हम हमेशा कहते हैं, ये जो मीडिया है ना, जिस पर भी चर्चा कर रहे हैं, मीडिया बहुत खतरनाक है। वो सीधा मतलब घुमा फिरा के नहीं, इस देश का जो मीडिया है उसको हम कहते हैं जनेऊ मीडिया, मनु मीडिया, ब्राह्मण मीडिया। घुमा फिरा के नहीं, मीडिया सीधा आपका दुश्मन। आरएसएस से बड़ा दुश्मन आज आपका ये मीडिया, आरएसएस से बड़ा दुश्मन है मीडिया। इस मीडिया से सतर्क रहिए। मीडिया में अभी जैसे बजने वाला कितना बजा है? 9:45 बजा है। मीडिया वाला कह दे कभी 9:45 बजा, डाउट करिए, 9:45 नहीं बजा। इस लेवल को झूठ है, मतलब डाउट कर लीजिए तुरंत। हर बात झूठ बोलता है। वो बोले दिन तो समझिए रात है, वो बोलते रात है चाहिए दिन होगा तब ये रात होगा। इस लेवल पे वो विश्वसनीय है मीडिया, इस लेवल पे वो चला गया है। इतनी घटिया मीडिया पूरी दुनिया में नहीं। अच्छी बात है कि सोशल मीडिया की ताकत है, पता नहीं वो कब तक रह पाएगा। हम जैसे लोग, अब 27-28 हजार मेरे फेसबुक पे फॉलोअर हैं। अब पोस्ट लिख दीजिए तो मोदी का नाम लिख दिया, ईवीएम लिख दिया तो 20 लाइक, मतलब आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है। कौन रोक रहा है? कोई फोर्स तो है तो विदेश की कंपनी, लेकिन यहाँ मार्केटिंग तो कर रहा है ना। मार्केट तो यहाँ का है। यहाँ की सरकार बैन कर देती है, टिकटॉक को बैन कर दिया, फेसबुक बैन कर देगा किसी दिन अगर सरकार के खिलाफ गया, उसकी भी मजबूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने लोगों को एक दूसरे को खूब फॉलो करिए। किसी फॉलो करने से आपके इज्जत में इतना सा भी कमी नहीं आने वाला है, मैं बता रहा हूं। खूब फॉलो शेयर एक दूसरे को खूब करिए। सोशल मीडिया का इस चुनाव में मान लीजिए कि आप नहीं जा पा रहे हैं लोगों को समझाने, तो घर पे इतना तो कर ही सकते हैं ना। इसके लिए कहीं नहीं जाना, बस में भी बैठे हैं इतना कर दिए, ये करना पड़ेगा। YouTube पे जितने अपने लोगों के वीडियो हैं उनको शेयर करिए, अधिक कमेंट करिए। लोग जो है ट्रोल करते हैं, ट्रोलर को जवाब दीजिए, फेक आईडी जवाब दीजिए। फेक आईडी तो सबके पास एक कम से कम तो जरूर ही होना चाहिए, चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक। अभी बोल रहे थे ना साथी, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लो। तो ये मनुवादी जो है इतनी धूर्तता से काम करते हैं, तो उनको जवाब भी उनके भाषा में हम लोगों को देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब मेरी बात पूरी हो गई और धक्का मुक्की करने के लिए सब लोग तैयार होंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।